अध्याय 35 ज्ञान तरल की पहली बूंद। कायान को यह नहीं पता था कि 7वें चरण में संयमित शरीर वाले व्यक्ति में वर्ल्ड क्यूई की औसत मात्रा कितनी होगी, हालांकि उन्हें उसके जितनी नहीं होनी चाहिए। हालांकि संचय की गति बहुत धीमी थी, ट्रुयान रणनीति ने उसे अपने चारों ओर यान क्यूई को अवशोषित करने की अनुमति दी। कितने गुप्त तरीकों ने किसी को ऐसा करने की अनुमति दी? कायान ने अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पिछले कुछ दिनों में संचित यान क्यूई धीरे धीरे सघन हो गई थी और उसके शिरोबिंदु में गर्माहट का एहसास भी अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया था। कायान को लगा कि लीन यान क्यूई जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। एक बार जब उसने सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अवशोषण कर लिया तो यान क्यूई एक तरल अवस्था में संघनित हो जाएगी। ये तरल यान क्यूई तब उसके डेंटियन के भीतर संग्रहित किया जाएगा। यान क्यूई की ऐसी बूंद का उपयोग युद्ध में किया जा सकता था जिससे उसे अकल्पनीय शक्ति तक पहुंच मिल सकती थी, जिससे कायान को ऐसे समय का बहुत अनुमान था। अपनी आंखें खोलते हुए कायान ने अपनी मुद्रा को समायोजित करने की तैयारी की जब उसकी परिधीय दृष्टि से उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो उससे बहुत दूर नहीं खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। चूंकि वह अपने प्रशिक्षण में इतना डूबा हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कि वह व्यक्ति कायान के पास आ रहा था और आश्चर्यचकित रह गया कि वे कब आए। वह व्यक्ति एक और खड़ा था और उसने सियान रंग का वस्त्र पहन रखा था। उसकी आस्तीन सुंदर थी और वह सीधा कद, सफेद बाल, मूंछें और उसकी थोड़ी से नीचे लटकी हुई एक पतली पतली बकरी के साथ लंबा था। उसे देखने पर उसकी उम्र कंट्रीब्यूशन हॉल के बूढ़े आदमी मेंग के बराबर होनी चाहिए, लेकिन उनकी आभा बहुत अलग थी। पहली नजर में कायान को लगा कि उसका दिमाग हवा के साथ उड़ गया है। इस व्यक्ति की आभा और बूढ़े आदमी मेंग का लंपट गुंडा रवैया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक साथ तुलना करने पर एक ऊपर स्वर्ग में था और दूसरा नीचे पृथ्वी पर था। वर्तमान में उस आदमी का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था जबकि दूसरा उसकी दाढ़ी को सहला रहा था, जबकि वह वहां खड़ा होकर कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की ओर देख रहा था। उसकी नजर बहुत अजीब थी। यह इतनी अजीब थी कि यह अजीब तरह से जटिल भी थी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक विद्वान ऋषि था, साथ ही एक उत्कृष्ट मार्शल बुजुर्ग भी था। इसे ध्यान में रखते हुए कायान तुरंत खड़े हुए और मानक शिष्य का अभिवादन किया। शिष्य कायान ने इस वरिष्ठ को देखा है। कायान की आवाज से आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग व्यक्ति लापरवाही से पीछे मुड़ा और दयालुता से देखा। उसने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, एन। इस शिष्य को आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? हालांकि वह जानता था कि यह व्यक्ति स्काई टॉवर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। स्वाभाविक रूप से वह पूछेगा, अन्यथा वह वरिष्ठता रैंकिंग में गड़बड़ी कर सकता है और उसे गलत तरीके से संबोधित कर सकता है। अपने आप में बुदबुदाते हुए बुजुर्ग व्यक्ति की भौहें आपस में जुड़ गईं, जैसे कि कायान ने उससे कोई बेहद कठिन सवाल पूछा हो। काफी देर के बाद उन्होंने कहा, आप मुझे सिर्फ 11वें बुजुर्ग के रूप में संबोधित कर सकते हैं। 11वां बुजुर्ग। इससे कायान को थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि स्काई टॉवर में कुछ बुजुर्ग थे, लेकिन 11वां बुजुर्ग नहीं हो सका। लेकिन कुल मिलाकर यह व्यक्ति उसका वरिष्ठ था, इसलिए यदि वह ऐसा कहलाना चाहता था तो कायान भी इसका अनुपालन कर सकता था। उन्होंने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। ये शिष्य 11वें बुजुर्ग का स्वागत करता है। 11वां बुजुर्ग मुस्कुराया और उसकी अभिव्यक्ति दयालु हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या आप अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहे हैं? हाँ, कायान ने सिर हिलाया। और यह यान का मार्शल कौशल है? हाँ। विपरीत पक्ष की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी, अन्यथा वह कैसे समझ सकता था कि कायान ज्ञान क्यूई को विकसित करने के लिए अवशोषित कर रही है। आपकी प्रगति कैसी है? अभी मुझे अभ्यास शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए प्रगति खराब नहीं है। 11वें बुजुर्ग ने एक बार फिर कुछ और प्रश्न पूछे और कायान ने थोड़ा द्रवित हृदय के साथ प्रत्येक का उत्तर दिया। ये बुजुर्ग बहुत मिलनसार और सौम्य था, क्योंकि वह इतने निम्न स्तर के शिष्य के साथ इतनी देखभाल से व्यवहार करता था जिससे किसी पर भी उसके बारे में अच्छा प्रभाव आसानी से पड़ जाता था। बहुत ध्यान से कायान ने पूछने के लिए एक प्रश्न सोचा। 11वें बुजुर्ग, कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद कुछ ऐसा है जो इस शिष्य को समझ में नहीं आता है। ओह, ऐसा कहो ताकि मैं इसे सुन सकूं। बुजुर्गों की आत्माएं अचानक जाग उठीं। यान क्यूई कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के नीचे से क्यों निकल रही है? थोड़ा हंसते हुए 11वें बुजुर्ग ने उत्तर दिया, उत्तर यह होगा कि वहां नीचे यान का खजाना स्थित है। कायान को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, इसके लिए वह स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह खजाना क्या है। क्या आप जानते हैं कि यह कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम कैसे बनी? 11वें बुजुर्ग ने अचानक एक यादृच्छिक प्रश्न पूछा। हालांकि कायान को वरिष्ठ के इरादे का पता नहीं था, वह केवल अपना सिर हिला सकता था। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की ओर देखते हुए 11वें बुजुर्ग ने शांति से कहा, यह किसी की तलवार के वार से बनाया गया था। कायान का दिल वज्र की तरह कांप उठा। कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम की लंबाई कम से कम कुछ 1000 फीट से अधिक थी। यह अथाह गहराई थी, फिर भी यह अप्रत्याशित रूप से किसी की तलवार के वार से बनी थी। यदि यह कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसने उसे यह बताया होता तो उसने उन पर विश्वास नहीं किया होता। हालांकि जिसने बताया था वह 11वां बुजुर्ग था और उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होगा। कई 100 साल पहले ये स्काई टॉवर नहीं था। बुजुर्ग की आंखें दूर हो गईं और उनमें छिपी हुई गहराई नजर आने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई। कायान को पता था कि यह वरिष्ठ किसी गुप्त या छुपे हुए मामले का खुलासा करने वाला है और उसने ध्यान से अपनी सांसें रोक लीं और बड़े ध्यान से उसे घूरने लगा। उस समय जब संस्थापक इस भूमि से गुजरा तो संयोग से उसकी मुलाकात एक गहरे राक्षस से हुई। यहाँ उन दोनों ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। युद्ध का विवरण कोई नहीं जानता, लेकिन अंत में उस राक्षस की बुद्धि कम नहीं थी। उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, 11वां बुजुर्ग भी कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के पूर्व और पश्चिम दिशाओं के चारों ओर इशारा करने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर रहा था। तलवार के एक वार से कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम का निर्माण हुआ। डन डन डोन तारांकन। इसके बाद राक्षस अंदर भाग गया। संस्थापक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बड़े प्रयास और समान कष्ट सहकर संस्थापक उस राक्षस को मारने और उसका सिर काटने में कामयाब रहे। लेकिन उस राक्षस की ताकत बहुत अधिक थी और जब वह मर गया तो उसकी आत्मा हवा में गायब हो गई। हालांकि संस्थापक को राहत नहीं मिली, इसलिए उन्होंने यहाँ स्काई टॉवर की स्थापना की और कुछ वर्षों तक कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की रक्षा की। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि राक्षस की आत्मा से जुड़ी कोई भी चीज दोबारा नहीं उठेगी तो वह चला गया और चला गया। ये स्काई टॉवर का उद्गम स्थल है। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पहले से ही कुछ 100 वर्षों से अस्तित्व में है और इसका तल गहरा काला है, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी से भी नहीं पहुंचा जा सकता है। संस्थापक के जाने के बाद स्कूल के नियमों को तोड़ने वाले कई शिष्यों को वहां भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप यान के खजाने का दुर्लभ जन्म हुआ, जिससे आप यान क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं। कायान ने सिर हिलाते हुए संदेह से पूछा, 11वें बुजुर्गों का यहाँ आने का उद्देश्य भी इस खजाने को देखने जाना है? मुझे 11वें बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने आया हूँ। किसी से मिलना है? हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे लगता है कि मैं अधिक बार बोलता हूँ।
आइए अभी हम अपनी बातचीत यहीं समाप्त करें, परिश्रमपूर्वक अभ्यास जारी रखें, लेकिन वहाँ नीचे उतरने के बारे में कोई विचार नहीं है। वहाँ बहुत सारे खतरे हैं और मैं भी यूं ही वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 11वां बुजुर्ग चला गया। कायांग के दिल और दिमाग दोनों को छू गया। उसके मन में बहुत सारे संदेह और अनुत्तरित प्रश्न रह गए, लेकिन वह उन्हें केवल अपने तक ही सीमित रख सका। अपने मन को शांत करते हुए कायांग ने अपनी ट्रू यांग रणनीति का प्रसार जारी रखा। अब जब उन्होंने अपनी सच्ची यांग रणनीति का उपयोग किया तो यांग क्यूई की अवशोषण दर पिछले कुछ दिनों की तुलना में कई गुना तेज थी। टीएल, हमेशा प्रशिक्षण न लें। परेशान करने के लिए जियानिंग को ढूंढें। लिनली और बेबे से सीखें। वे प्रशिक्षण लेते हैं और एक जीवन जीते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में यूचे की सिफारिश करने के लिए बेन द्वारा फटकार लगाई गई। टी। कुछ घंटों बाद कायांग को महसूस हुआ कि उसकी शिरोबिंदु फट रही है, यहाँ तक कि उसका डेंटियान भी पूरी तरह भर गया था। ये भोजन के दौरान बहुत अधिक खाने जैसा था, इतना अधिक कि आपको ऐसा लगे जैसे आपका पेट फट रहा है। क्या ये सीमा पर था? कायांग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और अपने संकल्प को मजबूत करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। आधे घंटे बाद उसकी शिरोबिंदु और डेंटियन अचानक हल्की हो गई और वह फूटने वाला एहसास जो उसने पहले किया था बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी सारी विश्व क्यूई उसके डेंटियन में चार्ज हो गई थी और एक चिलचिलाती गर्म तरल में संपीड़ित हो गई थी जो धीरे धीरे एक बूंद में बदल गई थी। जब वह बूंद उसके डेंटियन में दाखिल हुई तो कायांग ने पानी टपकने की हल्की सी आवाज सुनी। तरल यांग, आखिरकार उसने यांग तरल की एक बूंद बना ली थी।